नमस्कार साथियों, यूपीएससी अचीवर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण हमारी स्वयं की जिंदगी से भी है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में भी काम करता है। तो दैनिक जीवन में हम फाइनेंस जानेंगे, फाइनेंस क्या होता है, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये कैसे लिया जाता है, सारी चीजें जानेंगे। हमें फाइनेंस कहाँ से लेना चाहिए और फाइनेंस लेने से या रुपए अपने पास रखने से क्या होता है, यार अगर हम रुपए को बैंक में जमा करेंगे तो उससे क्या हमें लाभ होंगे, क्या हमारी वित्तीय व्यवस्था को लाभ होंगे। इन सारी पहलुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे हम फाइनेंशियल सिस्टम की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, वित्तीय व्यवस्था क्या होती है। अगर हम जाने फाइनेंशियल सिस्टम, अगर फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो बेटा इसे हिंदी में वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। क्या? वित्तीय व्यवस्था। अगर इस हिंदी वाले शब्द को हम दो शब्दों में तोड़े, इसका संधि विच्छेद करें तो हमें मिलता है वित्त की व्यवस्था ही वित्तीय व्यवस्था है। क्या है? वित्त की व्यवस्था ही क्या है? वित्तीय व्यवस्था है। वित्त की व्यवस्था ही वित्तीय व्यवस्था है। हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम है। क्लियर हुआ? सिंपल सा मतलब है फाइनेंशियल सिस्टम का, वित्तीय व्यवस्था का, कि वित्त की व्यवस्था ही क्या है? वित्तीय व्यवस्था है। तो हम क्या कहेंगे? अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। अभी हम बहुत लो लेवल से चलेंगे और हल्के हल्के अपना लेवल हायर करेंगे ताकि चीजें हमें समझ में आती रहें, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सिर्फ आपको अगर किताबी लैंग्वेज से या वैसे पढ़ा दिए जाएं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो हमने देख लिया कि वित्तीय व्यवस्था क्या है। वित्त की व्यवस्था है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस है। क्लियर हो गया? जब हम ये देख रहे थे कि अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस है तो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड यही है हमारे पास, वित्त या फाइनेंस। क्या वर्ड है? या तो वित्त या फाइनेंस। जब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण वर्ड यही है, वित्त या फाइनेंस, तो क्यों ना हम ये जान लें कि वित्त क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है। अगर हम बेटा फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस क्या होता है, वित्त अगर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपसे कोई पूछ ले कि वित्त क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे मुद्रा के उपयोग का अधिकार ही वित्त है। क्या है? मुद्रा के उपयोग का अधिकार ही क्या है बेटा? वित्त है। राइट टू यूज ऑफ मनी, राइट टू यूज ऑफ मनी। लेकिन आप कह रहे हैं ये लाइन हमें कुछ समझ नहीं आई, ये क्या है? मुद्रा के उपयोग का अधिकार वित्त है। मुद्रा तो हमने सुना है, इसका अधिकार क्या? जो रुपए हमारे पास है वो हम खर्च करते हैं, उस पर हमारा अधिकार है। लेकिन हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। तो ये कैसे करके है, देखिएगा। अगर आपके दोस्त ने, सपोज कीजिए, अपनी दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से अगर आप इन चीजों को कोरिलेट करेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर हुआ? अगर आपके दोस्त ने आपको 1000 रुपए दिए, ठीक है, अगर आपके दोस्त ने आपको 1000 रुपए दिए और उसने कहा ये 1000 रुपए हैं मेरे पास, ये आज आप रख लो, मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी आऊंगा ये मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है, मैं अपना रुपए वापस कर लूंगा। मैं 2 दिन बाद आऊंगा और 2 दिन बाद अपना रुपए ले जाऊंगा। ये जो 1000 रुपए आपने दिए, उसने आपसे ये तो नहीं कहा ना आप खर्च कर लेना, ये नहीं कहा ना। मतलब कि उसने आपको मुद्रा के उपयोग का अधिकार नहीं दिया,
उसने आपसे ये नहीं कहा कि ये 1000 रुपए दे रहा हूं, आप यूज कर लेना, बाद में मुझे वापस कर देना है। उसने ये नहीं कहा। उसने सिर्फ ऐसा कहा कि ये 1000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं और ये अपने पास रख लेना। आपके पास मुद्रा तो है, लेकिन उससे यूज करने का अधिकार नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये अभी 1000 रुपए हमारे पास हैं, ये हमारे लिए क्या है? तो ये हमारे लिए सिर्फ अभी क्या है? तो ये मनी है बेटा। क्या है? ये 1000 रुपए सिर्फ हमारे लिए अभी मनी है। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, आपके दोस्त ने आपको 1000 रुपए दिया, ठीक है, और उसने कहा ठीक है ये 1000 रुपए आप ले लो और आप इसे यूज कर लेना। क्या कर लेना? आप इसे यूज कर लेना। तो आपके दिमाग में एक बात तो आएगा, ठीक है यूज तो कर लूंगा, लेकिन इसे वापस कब देना है? उसने कहा आप इसे हमें 6 मंथ बाद वापस दे देना, 6 महीने बाद इसे हमें वापस कर देना, ठीक है। तो बोला ठीक है। बोले ठीक तो है, लेकिन इसके बदले आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। क्या करना होगा? 200 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। 1000 के साथ और 200 क्या देने होंगे? एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि आपको 1200 रुपए पे करने होंगे। क्लियर हुआ? कितना रुपए पे करना होगा आपको? 1200 रुपए पे करना होगा 6 महीने बाद। आपने कहा वो सब तो सही है, ये 200 रुपए क्या है? बोले ये 200 रुपए इसलिए ले रहा हूं कि मैं आपको इसका यूज करने का क्या दे रहा हूं? राइट दे रहा हूं। ये 200 रुपए ब्याज है। क्या है? ये 200 रुपए क्या है? ब्याज है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 200 रुपए है ये क्या है? इस 1000 रुपए को यूज करने का ही आधार है। क्या है ये? फाइनेंस को आधार भी तो चाहिए। फाइनेंस का आधार क्या है? तो हम क्या कहेंगे? फाइनेंस का आधार या बेस क्या है? तो फाइनेंस का बेस है या तो इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है। उसका बेस क्या है? तो उसका बेस ब्याज है। क्लियर हुआ? इस 1000 रुपए को 6 महीने के लिए यूज करने के लिए आपको 200 रुपए अधिक चुकाना पड़ा है। वो क्या है? इस फाइनेंस जो आपके दोस्त ने आपको 1000 रुपए किया था, उसका आधार क्या है? वो 200 रुपए है। तो अब हम इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। राइट टू यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड फाइनेंस। एंड उसका बेस क्या होता है? तो बेस हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट होता है। क्लियर हो गया? अब ये जो 1000 रुपए हैं ये आपके लिए क्या हो गया? तो ये बेटा हो गया आपके लिए फाइनेंस। पहली वाली कंडीशन में 1000 रुपए आपके लिए क्या था? तो पहली वाली कंडीशन में 1000 रुपए आपके लिए सिर्फ मनी था, और दूसरी वाली कंडीशन में 1000 रुपए आपके लिए क्या हो गया? तो दूसरी वाली कंडीशन में 1000 रुपए आपको फाइनेंस होगा, क्योंकि आपने उसका 200 रुपए 6 महीने बाद और चुकाना है। तो फाइनेंस जब ही होगा जब उससे मुद्रा को यूज करने का हमें अधिकार होगा और उसका कुछ ना कुछ आधार होगा। तो इस कंडीशन में आधार क्या है? इंटरेस्ट है। क्लियर हुआ? एक कंडीशन और हो सकता है, ये तो छोटा अमाउंट है 1000 रुपए। सपोज कीजिए आप कोई प्लान कर रहे हैं अपना बिजनेस करने का, ठीक है, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है। क्लियर हुआ? आप कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आपने अपने दोस्त को प्लान बताया जाके, क्योंकि ऐसे प्लान सबसे पहले दोस्त को ही बताए जाते हैं और दोस्त राय देने में माहिर होते हैं। तो उसने कहा, अमीर दोस्त है, देख रहे हो फाइनेंस पे फाइनेंस किया जा रहा है, 1000 रुपए दिया है। तो बोला ठीक है चिंता मत कर, मैं तुझे रुपए देता हूं। बोले कितना चाहिए? बोले 5 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 5 लाख चाहिए। वो बोला ठीक है मिल जाएगा। तो इसने सोचा मिल तो जाएगा, बात तो ठीक है, लेकिन तूने 1000 रुपए का तुमने 200 रुपए ब्याज लिया था 6 महीने का, तो ये 5 लाख का कितना ब्याज लोगे? तो बोला मैं कुछ नहीं लूंगा ब्याज, ब्याज मुझे ब्याज नहीं चाहिए। जब आपने ये सुना कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, आप तो खुश हो गए। बोले इतना अच्छा दोस्त कहाँ मिलेगा? लेकिन बोला मुझे ब्याज नहीं चाहिए, पूरी बात सुन लो। क्या कहा उसने?
पूरी बात सुन लो। बोले मुझे ब्याज नहीं चाहिए, तुम ये जो बिजनेस करोगे, कोई कंपनी खोलोगे, उसमें जो भी 1 साल के बाद लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, मुझे उसका अंश चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लाभांश चाहिए, हमें प्रॉफिट का शेयर चाहिए। 1 साल बाद हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट का शेयर चाहिए। क्लियर हुआ? तो उसने कहा प्रॉफिट का शेयर चाहिए, तो अब इस कंडीशन में क्या है, इस लाभांश को हम डिविडेंड कहते हैं। अब देखिएगा, इस लाइन को फिर से पढ़िएगा। आपके दोस्त ने आपको 5 लाख दिया, फाइनेंस किया, फाइनेंस किया, आपको इस 5 लाख को यूज करने का अधिकार दिया, बिल्कुल दिया। आप इस 5 लाख को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या उसने इस बार आपसे ब्याज लिया? नहीं लिया। तो फाइनेंस का एक कंडीशन है कि उसका कुछ ना कुछ आधार जरूर होगा। तो पहली कंडीशन में आधार क्या था? ब्याज था। और दूसरी कंडीशन में क्या है? लाभांश है। तो हम क्या कहेंगे, फाइनेंस का आधार या तो ब्याज होगा या क्या होगा बच्चा, डिविडेंड होगा। क्लियर हुआ? फाइनेंस का आधार बेस या तो इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड होगा। अब हम फाइनेंस की परिभाषा, डेफिनेशन को एक बार फिर पढ़ते हैं। राइट टू यूज ऑफ मनी कॉल्ड, क्या है, फाइनेंस है, और उसका बेस क्या होगा, या तो इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड होगा। हमने एक एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल बात क्लियर कर ली है, ठीक है। हमने अभी एक एग्जांपल देखा, उसके थ्रू क्लियर कर ली थी। एक कंडीशन में आपके दोस्त ने आपको फाइनेंस किया, तो क्या था उसका आधार? उसका आधार इंटरेस्ट था, सॉरी। दूसरी कंडीशन में आपके दोस्त ने आपको फाइनेंस किया, तो उसका आधार क्या था? तो उसका आधार डिविडेंड था। क्लियर हो गया? अब हम वित्त के बारे में पढ़ तो रहे थे कि वित्त का आधार ये होता है, लेकिन हमारे मन में एक बात और आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे, आपने वित्त तो बता दिया ये होता है, लेकिन ये मिलेगा कहां, वित्त मिलेगा कहां? अगर हम फाइनेंस की बात करें तो हम ये भी तो सोचेंगे कि हम फाइनेंस लेने कहां जाएंगे। तो बेटा, फाइनेंस फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा। कहां मिलेगा? फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा, वित्तीय बाजार में मिलेगा। फाइनेंस कहां मिलेगा? फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा, मतलब कि वित्तीय बाजार में मिलेगा। देखिएगा, जैसे हम कपड़ा लेने कपड़े की मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने सब्जी की मार्केट में जाते हैं, ऐसे ही हम क्या करेंगे, वित्त लेने वित्त की मार्केट में जाएंगे। तो वित्तीय बाजार में ही तो वित्त मिलेगा। फाइनेंस कहाँ मिलेगा? फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा। तो हम ये जान ले सबसे पहले, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। एक ऐसा बाजार जहां वित्त का लेन देन, ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंस, ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंस, जहां वित्त का लेन देन अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है, मतलब कि सरप्लस एरिया टू, सरप्लस टू डेफिसिट एरिया। एक ऐसा बाजार जहां वित्त का लेन देन सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया की ओर होता है, और उस ट्रांजैक्शन या फाइनेंस का आधार क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था, या तो ब्याज होगा या लाभांश होगा। तो उस बाजार को हम क्या कहेंगे? वित्तीय बाजार कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? वित्तीय बाजार कहेंगे। वित्त का लेन देन वित्त का लेन देन होगा, कहां होगा? सरप्लस एरिया, अधिक वाले क्षेत्र से, अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होगा। तो ऐसे बाजार को हम क्या कहेंगे? वित्तीय बाजार कहेंगे।
क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात को समझते हैं, देखिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात को समझते हैं। आप अगर वित्त लेने जाएंगे, आपको अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, सपोज कीजिए आपको एक कार लेनी है, ठीक है, आप कोई पटवारी के पद पर हैं और आपके पास उतना रुपए नहीं है, वित्त की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, हम वित्त लेने क्यों जाएंगे? अगर इस बात की बात करें तो आपको एक अगर कार खरीदनी है और कार आ रही है 20 लाख रुपए की और 20 लाख रुपए आपके पास अभी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? कार ले सकते हैं। उसके लिए कैसे करके कार लेनी है? तो आप कुछ अमाउंट तुरंत जमा कर देंगे और कुछ अमाउंट का बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। क्या कर देगा? फाइनेंस कर देगा। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे बेटा बैंक। कहाँ जाएंगे? आप बैंक जाएंगे। आप बैंक जाएंगे। आप कौन है? कस्टमर। आप कस्टमर हैं और आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे बैंक। और बैंक आपको क्या देगा? बैंक आपको देगा फाइनेंस। बैंक ने आपको क्या किया? बैंक ने आपको फाइनेंस किया। और जब बैंक ने आपको फाइनेंस कर दिया तो आपको बैंक को क्या क्या देना होगा? अब आपको बैंक को जो भी आपको फाइनेंस किया वो तो मूलधन देना होगा, और प्लस क्या देना होगा? मूलधन तो देना होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देना होगा, और उसके साथ इंटरेस्ट भी देना होगा, मतलब कि ब्याज भी देना होगा। क्लियर हुआ? आप गए बैंक, बैंक से आपने कहा मुझे फाइनेंस कर दो, मैं एक कार लूंगा, बैंक ने आपको फाइनेंस कर दिया। बैंक ने कहा हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं और आपको इतनी समय अवधि में, इतने समय में आपको हमें क्या लौटाना होगा? जो हमने फाइनेंस किया वो मूलधन लौटाना होगा, और साथ में क्या लौटाना होगा? तो ब्याज लौटाना होगा। तो देखिएगा ये बैंक जो है वो कैसा क्षेत्र है? तो ये सरप्लस एरिया है। कैसा है? ये सरप्लस एरिया है। और कस्टमर क्या है? ये डेफिसिट एरिया है, कमी वाला क्षेत्र है। क्लियर हुआ? आपके पास रुपए की कमी थी, रुपए की जरूरत थी, तभी तो आप बैंक गए। अगर आपके पास रुपए ज्यादा होता तो आप क्या करते? फिर बैंक में रुपए डिपॉजिट करने जाते। और कंडीशन ये है, अगर आप डिपॉजिट करने जाते, जब भी आप बैंक में रुपए डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है? उस पर भी तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं, जब भी सरप्लस एरिया टू डेफिसिट एरिया के लिए ही ये ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? वित्तीय बाजार कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछ ले फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो आप कहेंगे एक ऐसा बाजार जहां पे फाइनेंस का ट्रांजैक्शन सरप्लस एरिया यानी कि अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है, ऐसे बाजार को हम क्या कहेंगे? वित्तीय बाजार कहेंगे। ठीक है, अगर हमें वित्तीय बाजार क्लियर हो गया तो हम ये देख लें ये होते कितने प्रकार के हैं, फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, वित्तीय बाजार की अगर बात करें, तो ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। क्या क्या होता है? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा क्या होता है? कैपिटल मार्केट। एक होता है पूंजी बाजार और दूसरा क्या होता है? मनी बाजार, मतलब मुद्रा बाजार। मनी मार्केट को हम मुद्रा बाजार कहते हैं और कैपिटल मार्केट को हम क्या कहते हैं? तो हम पूंजी बाजार कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बेटा जानते हैं एक एक करके कि ये होते क्या है। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट क्या होता है। देखिएगा, हमने अभी देखा था मार्केट में क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन का फाइनेंस का ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? वित्त का लेन देन होता है।
अब मुद्रा बाजार में क्या होगा, एक ऐसा बाजार जहां पर फाइनेंस का लेन देन, ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंस, ध्यान देना, ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। क्या? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। मनी मार्केट क्या है? जहां फाइनेंस का लेन देन शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, वहां हम क्या कहेंगे, वह कैसा मार्केट है? तो मनी मार्केट है। और जब हम मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा होगा कैपिटल मार्केट में क्या होगा। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ट्रांजैक्शन किया जाता है। क्या? लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ? मुद्रा बाजार में ट्रांजैक्शन का फाइनेंस अल्पावधि के लिए किया जाता है और पूंजी बाजार में दीर्घावधि के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शेयर मार्केट। क्या है इसका एग्जांपल बच्चे? शेयर मार्केट। अगर हमें अपने रुपए को या फाइनेंस को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो हम क्या करते हैं, अपने शेयर जारी करती है कोई भी कंपनी और वह मार्केट में से रुपए ले लेती है। क्लियर हुआ? रुपए क्या कर लेती है? रुपए ले लेती है। तो हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कैपिटल मार्केट का यूज होता है और शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, मनी मार्केट का यूज होता है। क्लियर हुआ? अब मनी मार्केट दो प्रकार का होता है। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट दो प्रकार का होता है। देखिए, मनी मार्केट मुद्रा बाजार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। क्लियर हुआ? दूसरा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है संगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड होता है असंगठित मुद्रा बाजार। क्लियर हुआ? ऑर्गेनाइज्ड मनी बाजार यानी ऑर्गेनाइज्ड मुद्रा बाजार में निश्चित नियम और कानून होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बेटा, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर हुआ? और यहां पर कोई भी, ना तो कोई रूल है और ना कोई रेगुलेशन है। क्लियर हुआ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो कोई रूल होता है, ना कोई रेगुलेशन होता है, ना कोई नियामकीय बॉडी होती है। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे अच्छा उदाहरण है बैंकिंग सिस्टम। ऑर्गेनाइज सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है बैंकिंग सिस्टम। और इसमें आ जाते हैं चिट्टी, महाजन, क्या आ जाता है, चिट्टी आ जाते हैं, महाजन आ जाते हैं, साहूकार आ जाते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम बात क्लियर करते हैं। अगर आप बैंक से
फाइनेंस कराने जाएंगे तो बैंक में कुछ रूल हैं, रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई। हम आगे बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई सभी बैंकों के लिए एक नियामकीय बॉडी है। सारी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई ही रूल बनाता है। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से फाइनेंस कराते हैं तो वहां आपको एक निश्चित इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस मिलेगा। एक नियम होंगे, कानून होंगे कि इस समय अवधि में आपको हमें ये वापस करना है, इतने इंटरेस्ट रेट के साथ रीपेमेंट करना है। लेकिन अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में गए तो बेटा वहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में नो रूल नो रेगुलेशन। कौन है सबसे ऊंचा? महाजन और साहूकार। साहूकार ने बोला मुझे 20% सालाना चाहिए, तो बेटा वहां सालाना तो चलता ही चलता है, वहां मंथली चलता है। मंथली कितना चलता है? 10%, 12%, 5%, जैसा जिसका फिट बैठ जाए वैसे इनका व्यापार चलता है। ये उस रेट पे फाइनेंस करते हैं। और आपने सुना होगा अगर एक बार महाजन या साहूकार से गांव में किसी ने ऋण ले लिया तो वो उसे चुकता नहीं कर पाता है। ठीक है, उसे कहीं ना कहीं अपनी जो उसका जमीन का टुकड़ा होता है या कोई और वस्तु होती है उसके बदले में वो उसे देनी पड़ जाती है। क्लियर हुआ? तो हमने आज जाना है फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। इतना चीजें हमने आज जान लिया है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, मनी मार्केट का ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का सबसे अच्छा एग्जांपल है बैंकिंग सिस्टम। तो हम अगली क्लास में बेटा मिलेंगे बैंकिंग सिस्टम के साथ। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। धन्यवाद बहुत। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।